क्या सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? क्या हो गया ये? एक मिनट, आई थिंक आपका वो नहीं आ रहा चैट ऑप्शन। लेट मी चेक। चैट ऑप्शन। हेलो ना? ठीक है, चेक करो एक करी। आई थिंक चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है ना अभी। क्लास को आई थिंक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैट ऑप्शन का भी थोड़ी देर में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बट क्लास को स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है क्लास को रोकना ठीक नहीं है, ये टेक्निकल एरर के कारण। ये भी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद सेपरेटली स्टार्ट करेंगे, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आज ऑब्वियसली आपको पता है जो फर्स्ट क्लास होती है, ठीक है, वो उसमें थोड़े टॉपिक्स थोड़े इजी इजी सी होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हालांकि फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है, उससे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले दो तरह की रिएक्शन हमें पढ़नी है, एक है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में इरिवर्सिबल रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यहां पर क्या है कि अगर आपने रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बना दिया तो अब प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन करके रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ये केमिकल मतलब इक्विलिब्रियम के टर्म्स में हम बता रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन जो बता रहे हैं। रिवर्सिबल की रिएक्शन हमने थर्मोडायनेमिक्स टर्म में भी पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स टर्म में हमने रिवर्सिबल की रिएक्शन पढ़ी है, बट हम बात कर रहे हैं अब इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स cannot combine with each other to form reactants। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं बेटा। जैसे ये देखिए, नाम है इसका पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको अगर आप हीट करते हैं तो बनाता है, एक तो ये KCl बनाता है और O2 बनाता है। कोई कहे जी बैलेंस कर दो, हाँ बैलेंस कर देते हैं। 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, 3 6 और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है, वो एस्केप हो जाती है, एस्केप हो जाएगी मतलब KCl बनेगा, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। एस्केप हो गई तो और कंटेनर खुला रखा हुआ है आप लोगों ने, यानी कि ऑक्सीजन बनी थी और कंटेनर से बाहर चली गई। बाहर चली गई तो आपको पता ही है ये दोनों आपस में कंबाइन करके दोबारा अब KClO3 नहीं बना सकते हैं। अब आ रहा है भाई चैट का ऑप्शन। ऐप में पीछे जाइए, बिल्कुल दोबारा से देखिए, चैट का ऑप्शन आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी 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 जी। सब लोग पीछे जाइए, ऐप में दोबारा एंटर करिए, चैट का ऑप्शन आ रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? थम्स अप एक बार शो कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक।
चलिए बेटा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ तो आ गई सर क्या होती है, अगर आप इसका एग्जांपल बता पाए। बिल्कुल इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये पता क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक टेस्ट ट्यूब है ऑब्वियसली सर, ठीक है। उसके नीचे ये पोटेशियम क्लोरेट है, व्हाइट में अगर आपको नजर आ रहा हो पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। उसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो पहली बात तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, KCl लिक्विड में, और साथ में इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर यहां पर होगी ऑक्सीजन गैस। हमने बर्नर हटा लिया हुआ है, देख रहे हो अब, मतलब कि पहले बर्नर लिया, KClO3 को गर्म किया, क्या बन गया, एक ये तो KCl है, साथ में यहां पर क्या, टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है। बर्नर बंद हो चुका है अब राइट नाउ। अगर आप इसके अंदर कोई भी कैंडी डालेंगे, मैंने कैंडी ही लिया, माइंड में कैंडी आ रही थी तो कैंडी बोल दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई कहे जी मैं क्या इसके अंदर बिस्किट डाल दूं, कोई कहे जी मैं इसके अंदर कोई आटा डाल दूं, मैदा डाल दूं, दाल डाल दूं, कुछ भी डाल दूं भैया, तुम्हारी मर्जी। मेरे मन में आया कैंडी, तो ये मैं एक कैंडी डाल रहा हूं इसके अंदर। जैसे ही ये कैंडी अंदर डाली मैंने इसके, जैसे ही ये कैंडी मैंने इसके अंदर डाली, कोई भी आग नहीं लगी हुई है, नहीं लगी हुई। जैसे ये कैंडी अंदर जाएगी और ये जलना शुरू हो जाएगा, और ये जलना शुरू हो जाएगा, आग लग जाएगी अंदर, ठीक है। समझ आया कैसे? यहां पर ऑलरेडी बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। कैंडी डाली आपने, ठीक है, उसका कंबशन हो जाएगा। कंबशन होगा तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेंगे, वो हमें मतलब नहीं है, मतलब कि क्या निकलेगा क्या नहीं, ठीक है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये एक एग्जांपल बस समझाना था किसका, इरिवर्सिबल रिएक्शन का। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो यहीं पे खत्म हो गई। ये तो वैसे ही मैंने कैंडी डाल के ये भी बताया आपको कि आप उसका कंबशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आप इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, इरिवर्सिबल का मतलब क्या था, जिससे प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होगी जिससे प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करके दोबारा रिएक्टेंट बना सकता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। रिएक्शंस in which products can combine with each other to form reactants. लाइक H2 गैस, I2 गैस गिव्स यू 2HI। मेक श्योर करिएगा अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज का मतलब आपको पता ही है, कंटेनर होगा उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा रखा होगा आपने, ताकि HI एस्केप ना हो जाए। पता चले HI एस्केप हो गई, बाहर ही चली गई, फिर दोबारा वो टूट, आई मीन कंबाइन, टूट के H2 और I2 कैसे बनाएगी, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो H2 और I2 मिलकर क्या बना रहा है, HI जो है वो टूट के क्या बना रही है, H2 और I2। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आएगा, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, वो कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन का ही है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है सर। सो इक्विलिब्रियम is a concept of reversible reaction. Reversible
रिएक्शंस। समझ आ गया सर, ये बात भी क्लियर है। इक्विलिब्रियम सिर्फ कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है सर। सर आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब बेटा हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज देखिएगा, ये बात केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को बताई जा चुकी है, बट फिर भी एक बार फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन हो रही होती है, एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है बैकवर्ड। फॉरवर्ड का क्या मतलब है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। बैकवर्ड का क्या मतलब है, प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। सर कोई लिख देंगे तो ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल, फॉरवर्ड का मतलब है ए और बी आपस में कंबाइन करके सी और डी बना रहे हैं। बैकवर्ड का क्या मतलब है, सी और डी आपस में कंबाइन करके ए और बी बना रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब समझ आ गया, बैकवर्ड का मतलब समझ आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो स्टेज है, इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। समझाता हूं इसका मतलब, एक बार लिख लें प्लीज, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। मतलब समझाता हूं बेटा, एक थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, है ना, आपने जब रिएक्शन स्टार्ट ही करी है, आपने रखा क्या होगा कंटेनर के अंदर, ए और बी रखा होगा, ठीक है सर। ए और बी आपस में कंबाइन करके क्या बनाने लगेंगे, सी और डी बनाने लगेंगे, ठीक है सर। थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। जब कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, जब कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, सी और डी मिल जाएगा, सी और डी बन जाएगा, तो सी और डी भी आपस में कंबाइन करके क्या बनाने लगेंगे, ए और बी बनाने लगेंगे। एक ऐसा समय आएगा, एक अब सुनना, ये समझने वाली बात है, ठीक है। एक ऐसा समय आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, अब वो 2 आवर भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, 50 दिन भी हो सकते हैं, 50 मिनट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 1 सेकेंड में, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा 1 सेकेंड में। यानी कि अगर 1 सेकेंड के अंदर 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के कंबाइन करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। उस स्टेज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। कई बच्चे इक्विलिब्रियम का मतलब गलत समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, मैं उसका मतलब भी बता देता हूं। रियलिटी तो ये है, 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल अगर इसके कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल इसके कंबाइन करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। दैट इज इक्विलिब्रियम। बच्चे क्या समझ लेते हैं, वो बात करते हैं। बच्चे ये समझ लेते हैं कि आप सर पता क्या कह रहे हो, कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट के, तो वो 50 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उस समय आएगा इक्विलिब्रियम। ना, इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है। आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, उसके 100 साल बाद भी, मतलब कि वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए इक्विलिब्रियम जो है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कई बच्चों ने बोला कि ऐसे तो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। हाँ, उसको कंप्लीट कराने के तरीके होंगे, वो भी इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ेंगे कि अगर मान लो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, अब बट मैं चाहता हूं कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, लाइक 99% ही हो जाए, तब भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे कंप्लीट कराएं सर, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, वॉल्यूम कम करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो भी इस चैप्टर में ही सीखेंगे, बट अभी तो जो चल रहा है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। एक बच्चा हेलो एवरीवन कर रहा है, उसको बेटा हेलो का जवाब दे दो, वो ज्यादा जरूरी है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी तो बात ही छोड़ो। बैकवर्ड रिएक्शन, इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में वो बात
फिक्स्ड है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अगर सर नाउ सेम बनते हैं लेकिन टाइम अलग अलग है तो क्या, पता नहीं बेटा क्या लिखा है तुमने, ठीक है, समझ नहीं आया, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जामिनेशन हॉल में राइट नाउ 50 स्टूडेंट्स ने एग्जाम देना शुरू किया। जैसे एग्जाम शुरू हुआ उसके हाफ एन आवर बाद ही एक बच्चे ने बोला कि मैं वॉशरूम के लिए जाना चाहता हूं। इन्विजिलेटर ने भेज दिया। रूम के अंदर कितने बच्चे रह गए? 49। रूम के बाहर कितने बच्चे गए हैं? 1। उसी टाइम प्रिंसिपल आए, मान लो स्कूल है, चलो तो उसी टाइम प्रिंसिपल आए। प्रिंसिपल ने पूछा भाई कितने बच्चे हैं एग्जाम रूम में, ठीक है। उन्होंने बोला जी, इन्विजिलेटर ने बोला 50। प्रिंसिपल ने काउंट किए, कितने हैं? उसने बोला 49। एक कहाँ है? अजय एक तो बाहर गया, ठीक है। अब पता क्या होता है, मतलब एग्जाम में तो एक वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या कि अगर एक जना वॉशरूम के लिए गया है, ठीक है, या पानी पीने के लिए गया है, तो फिर उसके बाद जैसे ही वो एक जना आता है, ठीक है, दूसरा जना पूछ लेता है मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, वो एक चेन रिएक्शन सी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पानी पीने किसी को नहीं जाना, वॉशरूम किसी को नहीं जाना, वो उन्होंने जाके, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं बाथरूम के अंदर कोई रखी होगी किताब वगैरह जिसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख के आने हैं, ठीक है। चलो वो एक अलग सिनारियो है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो अब हो क्या रहा है, जैसे ही एक बच्चा अंदर आता है, वॉशरूम से वापस आता है, उसी टाइम दूसरा बच्चा बाहर चला जाता है। एक अंदर आता है, एक बाहर चला जाता है। मान लीजिए 2 आवर्स बीत गए। उसके बाद दोबारा प्रिंसिपल आया। दोबारा प्रिंसिपल ने ये पूछा कि अरे काउंट करते हैं बच्चे कितने, बच्चे अभी भी 49 ही है। तो उसने इन्विजिलेटर से पूछा अरे ये क्या हुआ, वो जो बच्चा पानी पीने के लिए गया था या वॉशरूम गया था वो अभी तक वापस नहीं आया क्या? उसने बोला नहीं सर, वो बच्चा तो वापस आ चुका है, उसकी जगह कोई और बच्चा जो है वो बाहर गया है। यानी कि रेट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग इनसाइड द क्लास, एक बच्चा अंदर आता है क्लास में, एंड रेट ऑफ द पर्संस गोइंग आउटसाइड द क्लास क्या हो गया? सेम, ठीक है। एक पर्सन अंदर आता है, एक पर्सन बाहर जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने बच्चे क्लास के अंदर हैं उतने ही क्लास के बाहर हैं। अंदर कितने हैं? 49, बाहर कितने हैं? 1। समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम आ गया। रेट ऑफ द पर्संस गोइंग आउटसाइड द क्लास एंड रेट ऑफ द पर्संस कमिंग इनसाइड द क्लास क्या हो गया? सेम। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने क्लास के अंदर हैं उतने ही बाहर है। क्लास के अंदर तो 49 है, बाहर 1 है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस नो? ठीक है जी। कोई कह रहा है सर मैंने गुटखा खाने जाना था, कोई कह रहा है मैंने बीड़ी पीने। कर लो बेटा कर लो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए 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 चलिए। तो ये समझ आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। जितना 1 सेकंड के अंदर 10 मॉलिक्यूल अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 1 ही सेकंड के अंदर 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। उसे क्या बोलेंगे हम कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है। जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है। चलिए, आप लोगों का थोड़ा कंफर्ट जोन बढ़ाने के लिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम? अरे फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। केमिकल चेंज कहने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे। रिएक्टेंट भी वही होगा, प्रोडक्ट भी वही होगा, बस उसमें कोई फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज हो सकता है ये सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, ये लिक्विड हो, ये गैस हो, ये गैस हो, ये सॉलिड हो, समथिंग लाइक दैट होगा। रिएक्टेंट भी वही है,
प्रोडक्ट भी वही है, बस क्या चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए। सर फिजिकल इक्विलिब्रियम के दो चार चल लिख देते हैं, वैसे लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देयर इज नो केमिकल चेंज, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है और जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है। अगर ऐसा होता तो केमिकल चेंज हो गया ना, ये रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, तो केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, देयर इज नो केमिकल चेंज। सर प्लीज इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करिए, इसके टाइप्स डिस्कस करिए। टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, समझाते हैं। एक कोई कंटेनर ले लो बेटा, ये इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर कहने का मतलब क्या है, ना अंदर हीट जा सकती ना बाहर हीट आ सकती, ठीक, यानी कि वॉल जो है उनमें ना हीट अंदर जा सकती ना बाहर आ सकती, ठीक है। चलिए 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 चलिए, इस कंटेनर के अंदर क्या रखें हम, आइस रखें, ठीक, और रखें पानी। टेम्परेचर रखा बेटा मैंने अंदर का 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273 केल्विन भी बोल सकते हैं, और प्रेशर रखा मैंने 180। क्या अंदर दो चीजें हैं? यस सर। एक तो H2O सॉलिड फॉर्म में है जिसे आइस बोलते हैं, और H2O लिक्विड फॉर्म में है जिसे आप वाटर बोलते हैं। क्या आइस मेल्ट जो होती है वो इसी टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 180 प्रेशर पे? यस सर, यानी कि आइस मेल्ट होगी अंदर। क्या वाटर फ्रीज भी इसी टेम्परेचर पे होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 180? यस सर, ठीक है। इसका मतलब अंदर आइस मेल्ट भी हो रही होगी और पानी फ्रीज भी हो रहा होगा। यस सर, ये दोनों बातें हो रही होंगी, क्योंकि पानी भी रखा और आपने, एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया? जी 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 जी, ठीक है ठीक है। तो अंदर पानी फ्रीज भी हो रहा होगा और आइस मेल्ट भी हो रही होगी। यस सर, ये भी बात समझ आ गई, ठीक है। जब रेट थोड़ी देर बाद रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस किसके इक्वल आ जाएगा? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सर क्या मतलब है इसका? एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर, दोनों में टाइम अगर एक सेकंड रखूंगा तो इधर भी एक सेकंड उधर भी एक सेकंड, एक मिनट तो एक मिनट, आप एक सेकंड मान लो एक सेकंड के अंदर 2 ग्राम आइस मेल्ट हुई, तो एक ही सेकंड के अंदर पानी भी 2 ग्राम फ्रीज होगा। हम क्या कहेंगे कि क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या ये बात क्लियर है? और ये जो इक्विलिब्रियम है, क्या सॉलिड और लिक्विड के बीच में? हाँ भाई, आइस और वाटर के बीच में, आइस सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है, इस कारण इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस नो? ठीक सर, लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर चेंज कर देगा? नहीं, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो उसको हीट लॉस करनी है ना, और जब आइस को वाटर में कन्वर्ट होना है तो उसको हीट एब्जॉर्ब करनी है, और वो दोनों हीट एक दूसरे के इक्वल होंगी। 5 ग्राम वाटर को आइस से वाटर में जाने के लिए जितनी हीट लगेगी उतनी ही वाटर को आइस में जाने के लिए लगेगी, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। अमन, नहीं अमन नहीं है आपका नाम, आपका नाम है, पता नहीं यार, नाम नहीं पढ़ पाया बेटा मैं आपका। अच्छा क्वेश्चन था बट ठीक है जी, ठीक है, ठीक। और एग्जांपल्स देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम के ही, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या करेंगे, ये रखा हमने कंटेनर, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब बड़े अच्छे तरीके से आपको पता है, ठीक है।
इसके अंदर हमने क्या रखा, कोई भी वोलाटाइल लिक्विड। क्या वोलाटाइल लिक्विड का मतलब भी आपको पता है? यस सर, कोई भी ऐसा लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सर एग्जांपल बता दो। पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पता नहीं कितने एग्जांपल बताए होंगे, मैं तो सबसे आसान एग्जांपल रख लेता हूं, पानी। कंटेनर को आप आइसोलेटेड रखिए, मतलब कि इस तरह से रखिए कि बाहर से ना कोई हीट आ सके, ना अंदर कोई हीट जा, मतलब कि ना हीट बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती, ठीक है। क्योंकि ये एक वोलाटाइल लिक्विड है, तो क्या ये वेपर में कन्वर्ट होगा? हाँ होगा, कौन सी बड़ी बात है सर, ठीक है। तो पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा ही होगा, हाँ दैट इज क्लियर सर, ये तो बात पक्की है। यहां पर दो प्रोसेस हो रही होंगी, पानी वेपर में भी कन्वर्ट होगा, ये पढ़ाया हुआ है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में, यही पढ़ाया था, ठीक है। पानी वेपर में भी कन्वर्ट होगा और वेपर कंडेंस भी होंगे। यस सर, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, सर व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? जब लिक्विड वेपर में जाता है, जब लिक्विड वेपर में जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। जब वेपर लिक्विड में आता है, जब लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, हम बोलते हैं इस प्रोसेस को इवेपोरेशन। जब वेपर लिक्विड में आता है उसे बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। ठीक, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। ये तो मैंने एक्चुअली दोबारा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ही पढ़ा दी जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। जी 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 जी, एक बच्चा कह रहा है बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, ठीक है। बट मेक श्योर करें वो जो बाहर से अंदर है और वो कोई अंदर से बाहर है, वो आप अपने दिमाग के बारे में बात ना कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। दिमाग में अंदर में कुछ ना कुछ जाना जरूर चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए, ये ना हो फिर वो बाहर ही आ जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है जी सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉलिड गैस, हाँ एक बच्चा कह रहा है जब बाहर से हीट जा ही नहीं रही तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा? वोलेटाइल लिक्विड है, उसको कन्वर्ट होने के लिए क्या, लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या वो आपस में टकराते रहते हैं? आपस में टकराते रहते हैं। क्या कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है? हाँ कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है भाई, कुछ ने हीट लॉस कर दी, कुछ ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। जब टकराएंगे तो एक जना हीट लॉस करेगा ना, एक जना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, हाँ सर होगा, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या होगा, जिसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, हो सकता है उसकी हीट बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाए कि एक वाटर ने दूसरे वाटर को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ रखा होता है, सॉरी एक वाटर ने दूसरे वाटर को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ रखा होता है, इतनी हीट बढ़ गई कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दी तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। पहली बात तो ये एप्लीकेबल है सॉलिड और गैस में इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ सबलाइमेबल सॉलिड्स के लिए। सर सबलाइमेबल सॉलिड्स क्या होते हैं? सब पता है जी आपको सबलाइमेबल सॉलिड्स क्या होते हैं, पता नहीं 3-4 बार तो मेरे ख्याल से बताए ही जा चुके हैं, जैसे आयोडीन, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जैसे क्या कैम्फर हो गया, नेप्थलीन बॉल्स हो गई, ठीक है ठीक है। तो देखिए जी, आपने कोई भी सबलाइमेबल सॉलिड रख दिया, मान लो आयोडीन रख दिया, तो ये गैस में भी कन्वर्ट होगा और ये जो होगा ना इक्विलिब्रियम आएगा आयोडीन सॉलिड और आयोडीन गैस में। जब रेट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड, ठीक है। 1 मिनट में अगर 5 मॉलिक्यूल सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 1 ही मिनट में 5 मॉलिक्यूल गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस समय क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। जी 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 जी, सो रेट
of conversion of solid to gas, rate of conversion of gas to solid। तो क्या बोलेंगे आप उसे कि क्या हो गया है, सॉलिड और गैस के बीच में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। मेरे ख्याल से बहुत सारे एग्जांपल हमने दे दिए फिजिकल इक्विलिब्रियम के। एक्चुअली फिजिकल इक्विलिब्रियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बट सिर्फ आप लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए कि आपको मतलब समझ आ जाए कि इक्विलिब्रियम का होता क्या है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बेटा स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन बता दी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, लिखना अगर शॉर्ट फॉर्म में दोबारा लिखनी है तो लिख सकते हैं। क्या, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बेटा डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, बात को ध्यान से सुनना, ये बात मैंने आज बोली है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, डिपेंडिंग, ठीक है जी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। कई ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें आपने रिएक्शन लगाई, ठीक है, अभी सिर्फ 0.1 मोल ही रिएक्ट किया था। मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, चलो ना, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, बट इट्स ओके, समझ आना ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है, a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1। आपने टाइम जीरो का मतलब होता है रिएक्शन जब क्या होने लगी है, स्टार्ट। अभी आपने रिएक्टेंट रखे ही हैं कंटेनर के अंदर, रिएक्शन स्टार्ट करने लगे आप, आपने इसको 1 मोल रखा, 1 मोल रखा। ये कितने बने होंगे टाइम जीरो पे, 0 पता ही है, टाइम जीरो पर प्रोडक्ट बना ही नहीं होता, ये तो कोई बताने वाली बात थोड़ा है। ठीक है, मान लीजिए जस्ट 5 मिनट बाद ही, जस्ट 5 मिनट बाद ही इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक सर, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, थोड़ा प्लीज अगर आप अच्छे तरीके से समझाएं, अगर आप अच्छे तरीके से समझाएं। बिल्कुल, ये 1 मोल था, अभी 1 मोल में से, ध्यान से सुनना, 1 मोल में से सिर्फ 0.1 मोल ही रिएक्ट किया। आपने रिएक्टेंट का कितना रखा था, 1 मोल रखा था ए का, अभी रिएक्ट कितना किया है, 0.1 मोल। तो बचा कितना होगा सर, बचा होगा 1 में से 0.1 माइनस कर दो 0.9, 1 में से 0.1 माइनस कर दो 0.9, ये बना कितना होगा सर, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता तो इसका 1 मोल बनता। इसका रिएक्ट कितना किया, सिर्फ 0.1 मोल रिएक्ट किया, कितना, 0.1, तो ये भी कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा। इसके 1 से ये 1 बनता तो 0.1 से कितना बनेगा, 0.1। और हमने क्या देखा कि 5 मिनट बाद ये 0.9 मोल था, ये 0.9 मोल था, ये 0.1 मोल था, ये 0.1 मोल था। ठीक, फिर मैंने पता क्या किया, 20 मिनट के बाद देखा, 20 मिनट के बाद देखा, 20 मिनट के बाद पता है मैंने क्या देखा, रिएक्टेंट अभी भी 0.9 मोल है, ये भी 0.9 मोल है, ये 0.1 मोल है, 0.1 मोल है। मेरे को लगा चल शायद रिएक्शन अभी हुई नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। फिर मैंने 60 मिनट्स के बाद देखा, 60 मिनट्स के बाद देखा 0.9 मोल, 0.9 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है, तब मुझे समझ आ गया, अरे भाई ये तो इसका मतलब 5 मिनट के बाद ही इक्विलिब्रियम आ गया था। क्या आपको बात समझ आई, क्या आपको बात समझ आई? मैंने पहले 5 मिनट के बाद देखा, ये 0.9 था, 0.9 था, वो 0.1 था, 0.1 था। फिर 10 मिनट बाद देखा, फिर ये यही था। 20 मिनट बाद देखा, फिर भी यही था। 60 मिनट्स बाद देखा, यही था। तो मैंने क्या देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो चुका था 5 मिनट के बाद ही, तो 5 मिनट के बाद ही इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, ठीक है, यस नो, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। इसमें तो 5 मिनट बाद ही आ गया, हो सकता है किसी में 500 मिनट्स बाद आता, किसी में 200 मिनट्स बाद आता, किसी में 138 मिनट के बाद आता। वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप मतलब कि सिर्फ रिएक्टेंट्स का मुंह देख के, मुंह दिखाई पे नहीं बोल सकते अच्छा तेरा इक्विलिब्रियम, तेरा तो इक्विलिब्रियम 5 मिनट बाद ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब क्या क्या हो जाता है, ठीक है। तो पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का, वो ये, ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज? जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या आप कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व कर, मतलब कि आप किसी की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, जिसका क्लासिक एग्जांपल हमने ये पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, जस्ट अभी अभी। मुझे बताओ 5 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया था, तो 5 मिनट के बाद देखो, या 6 मिनट के बाद, या 7 मिनट, 8 मिनट, 18 मिनट, जो अब क्या हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इसके इतने ही रहेंगे, इसके इतने ही रहेंगे, इसके इतने रहेंगे, इसके इतने रहेंगे? क्या सबका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा? इक्वल नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला कि ए का प्रेशर और सी का प्रेशर सेम हो जाएगा, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा जितना भी ए का प्रेशर था, जो 5 मिनट के बाद होगा वही 15 मिनट के बाद होगा, वही 18 मिनट के बाद होगा, वही 20 मिनट के बाद होगा। क्या आप देख रहे हैं सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई हैं इक्विलिब्रियम पे? क्या ये बात क्लियर है? चाहे वो प्रेशर हो, मोल्स हो, मोल फ्रैक्शन हो, और भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर कोई ये जानना चाहता है सर किन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन कह लो, प्रेशर कह लो, टेम्परेचर कह लो, मोल फ्रैक्शन कह लो, है ना, और भी आपके दिमाग में कोई आ रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स कह लो, डेंसिटी कह लो, जो भी और भी आप, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, उससे तुम्हें क्या लेना देना, ठीक है। और अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये बात केमिकल काइनेटिक्स में दसियों बार बोली गई है कि आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, अनलेस और अनटिल दैट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। एक्चुअली इसका मतलब अभी अभी हमने बता दिया है, बट एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी वो हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया था जिसमें एग्जाम चल रहा था, यस सर। एक बच्चा बाहर जा रहा था, एक बच्चा अंदर आ रहा था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टैटिक तो नहीं है, समझ आ गया ना। स्टैटिक का मतलब नहीं है कि स्टैटिक नहीं है, रिएक्शन रुकी नहीं हुई, ठीक है। रिएक्शन रुकी नहीं हुई है, ठीक है। द पर्सन्स गोइंग आउटसाइड द क्लास इज इक्वल टू पर्सन्स कमिंग इनसाइड द क्लास, ठीक है ना। एक बच्चा बाहर जाता है, एक अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई अंदर नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि अंदर स्टूडेंट्स कितने थे 49, बाहर कितने थे 1, ठीक है। ऐसा लग रहा है क्योंकि एक जैसे ही बाहर जाता है एक अंदर आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन रुक गई है, कि ना कोई बाहर जा रहा ना कोई अंदर आ रहा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक बाहर जाता है एक अंदर आता है, एक बाहर जाता है एक अंदर आता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है, स्टैटिक नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती, ठीक है। जी जी जी, आना जाना लगा रहता है, हाँ हाँ, ठीक है ना। नया चैप्टर रिवाइज करते हैं, पिछले वाला भूल जाते हैं, नया रिवाइज करते हैं, पिछले वाला भूल जाते हैं। तो रेट ऑफ द चैप्टर्स गोइंग इनसाइड द ब्रेन एंड रेट ऑफ द चैप्टर्स गोइंग आउटसाइड द ब्रेन क्या हो गए हैं, वो कांस्टेंट हो गए हैं, मतलब कि ना ऐसा लग रहा है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर भी इसको थोड़ा इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर एंड नॉट
स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रिएक्शन रुकी नहीं है। 1 मिनट के अंदर 5 मॉलिक्यूल अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो 1 ही मिनट के अंदर 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए। ऐसा लग रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं, दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं, बट उनका रेट क्या है? सेम। दोनों का रेट क्या है? सेम। ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है चलते रहना, रुकना नहीं, है ना, रुक जाना नहीं, है ना, तू कहीं हार के, वही वाला। ठीक है। एंड नॉट स्टैटिक। इसका एग्जांपल एक आध हमने इमेज रखी हुई है, उससे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप। जैसे ये देखिए, थोड़ी इमेज अगर आपको क्लियर हो तो ये एस्केलेटर है। एस्केलेटर समझते हैं आप? ठीक है, जिसपे वो आप अपना खड़े होते हैं और वो ऊपर की तरफ आपको खुद ले जाता है। ठीक है, तो ये एस्केलेटर जो है ये बेसिकली नीचे आ रहा है, ये एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो महारथी है आप ही की तरह, ठीक है, ये इस पे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जितना ये ऊपर चढ़ता है, ठीक है, उतना ही वो एस्केलेटर, वो सीढ़ी नीचे आ जाती है। तो है ना, इसका मतलब कि, बट ये नहीं है कि ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, बेचारा वहीं पे खड़ा है पिछले 10 मिनट से। ठीक है, बट जितना ये ऊपर चढ़ता है उतना ही वो एस्केलेटर नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि सीढ़ी वहीं पे रह जाती है बेचारे की। ठीक है, बट ये चलने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ये देखिए, यहां पर आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर आपने पानी रखा हुआ है। ठीक है, और 2 टैप लगा रखे हैं, एक ऊपर जहां से पानी अंदर जा रहा है, एक नीचे जहां से पानी इस टैप से बाहर जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 5 ml वाटर पर सेकंड अंदर आ रहा है, 5 ml वाटर पर सेकंड बाहर जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि पानी का लेवल चेंज नहीं हो रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पानी आ नहीं रहा है या उसमें से पानी जा नहीं रहा। जितना पानी 1 सेकंड में अंदर आ रहा है उतना ही पानी 1 सेकंड में बाहर जा रहा है। तो ये इसे बोलते हैं, ये डायनामिक नेचर का है, रुका नहीं हुआ है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। ठीक, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। हाँ, ट्रेडमिल पे रन करना भी कह सकते हैं जी आप। ठीक है जी, ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये इवेपोरेशन कंडेंसेशन से समझा रखा है, जो आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। Catalyst does not affect the concentration of equilibrium, it just helps to achieve the equilibrium quickly। मैं मतलब समझाता हूं। पहली बात तो आप ये समझिए कि कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। जो मैंने लिखा है यहां पर, मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए लिखा है। ठीक है, अब क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो कह रहे हैं लाइव क्लासेस मत लिया करो, आप लाइव क्लासेस मत लिया करो। ठीक, आप मुझे ना सिखाएं, सीखना है वेल एंड गुड, नहीं सीखना है ना, मतलब कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ठीक है, ठीक है जी। तो उनके बारे में टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग, काम करते हैं, काम की टेंशन है, लोगों की टेंशन नहीं। ठीक है, तो सुनिए, ध्यान सुनिए, जो मैंने लिखा है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। क्या कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ, दोबारा अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कैटलिस्ट क्या बोलता है? कैटलिस्ट से आप ये नहीं है कि ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बात को ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल भी लिखूंगा सामने। कैटलिस्ट से ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, क्या रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बस वो जल्दी होगा, बस वो जल्दी होगा। सर थोड़ा सा एग्जांपल से समझाएंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे ये देखिए मेरे बच्चे, ये कोई रिएक्शन है, A + B गिव्स यू C+D। ठीक है, टाइम 0 रखा है मैंने, 1 1 0 0। इक्विलिब्रियम आया, मान लेते हैं, लेट करना है। ठीक है, 10 आवर्स के बाद, कितने आवर्स के बाद? 10 आवर्स के बाद। ठीक, आया कब? जब इसका, इस रिएक्टेंट का 0.2 मोल रिएक्ट कर गया। कितना रिएक्ट कर गया? 0.2 मोल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस 10 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम आया,
कब आया? जब इसका 0.2 मोल रिएक्ट कर गया। मेरे बच्चे अगर इसका 0.2 मोल रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना? 0.8 मोल। इसका भी कितना रिएक्ट कर गया? 0.2, बचेगा कितना? 0.8 मोल। इसके एक से ये एक बनता है तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.2। एक से एक बनता है तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.2। ये रिएक्शन हमने कराई थी विदाउट कैटलिस्ट। अगर मैं इसी रिएक्शन को विद कैटलिस्ट कराऊं, अब की बार मैंने यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट रख दिया, ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं कराऊं विद कैटलिस्ट कराऊं, ठीक है, तो फर्क पता कितना पड़ेगा? सिर्फ ये टाइम कम हो जाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पहली बात तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है, टाइम कम हो जाएगा। मान लो 2 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, रहेगा यही 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या समझ आ गया? ये हमने कराया था विदाउट कैटलिस्ट, टाइम लगा था, विदाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट टाइम लगा था 10 आवर्स इक्विलिब्रियम आने के लिए। अब की बार हमने कराया विद पॉजिटिव कैटलिस्ट, रिएक्टेंट ने उतना ही रिएक्ट किया है। यहां पर भी 0.2 मोल ही रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे थे, यहां पर भी 0.2 मोल ही रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, बस टाइम कम लगा है, बस टाइम कम लगा। ये काम है कैटलिस्ट का। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी क्या? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल, अगर कंप्लीट हो जाती तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ना होती फिर सारी की सारी। जी हाँ, अगर नेगेटिव होता तो टाइम ज्यादा लगता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो 10 आवर लग रहे थे वो हो सकता है 50 आवर्स लगते। एक जना पूछ रहा है इक्विलिब्रियम का फायदा क्या है? सर इक्विलिब्रियम का फायदा, इक्विलिब्रियम का ये फायदा है कि आपके जो पेपर आएगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो ऑन ए सीरियस नोट बताते हैं। इक्विलिब्रियम, पहली बात तो हम नहीं चाहते कि इक्विलिब्रियम आए, बट इक्विलिब्रियम आता है। अब हम उसको मैनेज करते हैं किसी तरह से। क्या हमें इक्विलिब्रियम से पीछे जाना है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन को ज्यादा बढ़ाना है, या बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाना है, वो हमारी मर्जी है। मतलब कि मुझे जिस तरफ फायदा है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, उसमें कोई खास बताने वाली बात है नहीं, बट चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहां से शुरू करें? NO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो बेटा, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है बेटा ये कलरलेस होता है, ठीक है। क्या हमें इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? आप पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट आप अभी इधर ध्यान दीजिए जो पढ़ाया जा रहा है। NO2 से N2O4 कब कन्वर्ट होता है? जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। मैंने क्या बोला? NO2 से N2O4 कब कन्वर्ट होता है? जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा था, कम किया जाए, ठंडा किया जाए। N2O4 से NO2 कैसे कन्वर्ट होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, यानी कि ठंडा था उसको गर्म किया जाए। अब जरा बात को ध्यान से सुनो, समझो। एक टीचर 2 बीकर्स लेके आया क्लास के अंदर। एक आपको दिखने में
बिल्कुल कलरलेस, बीकर बंद है ऊपर से, ठीक है, कलरलेस लग रहा था। कलरलेस का मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता ही है, यानी कि उसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। जैसे खाली बीकर नजर आता है, मतलब खाली ग्लास होगा, आपने देखा होगा खाली ग्लास के अंदर हमें कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक। दूसरा जो था, उसके अंदर आपको एक रेडिश ब्राउन कोई गैस दिख रही थी, ठीक है सर। उसने आते ही बता दिया बेटा इसके अंदर ना NO2 गैस है, इसके अंदर N2O4 गैस है। आपने कहा आपकी बात को माने कैसे, आपने तो ये बोल दिया ना इसके अंदर NO2 है, उसके अंदर N2O4 है, ठीक है, बट आपकी बात को माने कैसे। उसने कहा ठीक है, उसने उन दोनों बीकर्स को वहीं पर रहने दिया, वहीं पर रहने दिया, मतलब कि इन दोनों बीकर्स को ऐसे छोड़ दिया, थोड़ी देर पढ़ाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। 10 15 20 मिनट बाद हमने देखा कि दोनों के दोनों बीकर्स के अंदर, दोनों बीकर्स के अंदर प्लीज आप समझिएगा, ठीक है। शुरू में ये रखा था आपने, 20 मिनट बाद मान लेते हैं कोई टाइम, 20 मिनट बाद आपने देखा कि ये बीकर कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया। सर क्या कन्वर्ट हो गया, यहां पर रेडिश ब्राउन कलर बहुत ज्यादा था, डार्क रेडिश ब्राउन जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि रेडिश ब्राउन कलर तो है, ठीक है, बट वो बहुत लाइट हो गया, बहुत लाइट हो गया इस वाले बीकर में, ठीक है। आपने उस वाले बीकर में क्या देखा, आपने उस वाले बीकर में क्या देखा, फिर वही 20 मिनट के बाद कि ये कलरलेस था। थोड़ी देर बाद आपने देखा इसके अंदर भी रेडिश ब्राउन टिंज आ गई है, ठीक है, थोड़ी लाइट है, जैसे इसमें है वैसे इसमें है। हुआ क्या है, NO2 कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, NO2 एंड N2O4 के मिक्सचर में। N2O4 किसमें कन्वर्ट हो गया, NO2 और N2O4 के मिक्सचर में। क्या हमने इक्विलिब्रियम NO2 से N2O4 वाला अचीव कर लिया, यस सर। क्या हमने यहां पर इक्विलिब्रियम N2O4 से NO2 वाला अचीव कर लिया, यस नो, यस और नो। तो हम किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं, मैंने दोनों साइड से आपको अचीव करके भी दिखा दिया, मतलब कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। सौम्यदेव साहा ने पूछा सर ये टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कौन कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो मैं बताता हूं बेटा, ठीक है। एक्चुअली ये जो हम लेके आए थे ना NO2, ये बीकर पता मैंने कहां से निकाला था, ये निकाला था मैंने अवन से। अवन का मतलब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, यानी कि बहुत गर्म था ये बीकर, ठीक। इसको लाके मैंने रखा, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अरे चाय क्या होती है यार, चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, क्यों हो जाती है, तुम्हें पता ही है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। तो हमने अवन से ला के रखा था, यानी कि बहुत गर्मा गर्म बीकर था, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, एग्री, ठीक है। सर ये बीकर कहां से लेके आए हो, ये बीकर मैंने ना फ्रिज से निकाला या फ्रीजर से निकाला, ऐसे बोल लो। आप उसे बाहर लाके रखोगे, क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हाँ सर फ्रीजर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, कोई चीज बाहर लाके रखते हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। सर ऐसा कैसे हो जाता है, अरे भैया आइस को देख लो, आज फ्रीजर से आइस को निकालना, उसको बाहर रख देना। एक मिनट, थोड़ा शायद प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग में, इस कारण मैं रुक गया, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, क्या आपने फ्रीजर में से आइस को निकालना, उसको बाहर रख देना, आप देखोगे थोड़ी देर में वो पिघल जाएगी। कैसे पिघलेगी, उसको हीट मिली ना बाहर से, ठीक है, तो समझ आ गया मेरे ख्याल से। क्या समझ आ गया है? नाम जो भी था मेरे बच्चे आपका,
बहुत सारे बच्चों ने पूछा है उसके बाद। क्या सर ये इंटरचेंज सारी रिएक्शन में पॉसिबल है? रक्षिता ने, अक्षिता है, मैंने रक्षिता बोल दिया। ठीक है, तो अक्षिता ने पूछा क्या ये हर किसी में पॉसिबल है? हाँ, हर किसी में पॉसिबल है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट ये मत कहना कि हर किसी में ये रेड से व्हाइट जाएगा, भैया वो तो कंपाउंड के कलर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर यहाँ पर 2NO2 नहीं होगा क्या? अरे कर लो यार 2NO2, उसमें तुम क्या बातें कर रहे हो यार, ऐसी चीजें मत पूछा करो, अपने लेवल को उस हिसाब पे रखो कि हम आपकी बातें करें। ठीक है, अगला पॉइंट, जब भी इक्विलिब्रियम आता है डेल्टा जी 0 होता है। मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करूंगा, कल ही हमने बात करी थी इस बारे में। ठीक है, हाँ, इससे क्या क्या हो जाता है वो इस चैप्टर में डिस्कस होगा, बट आज का वो पॉइंट नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आता है डेल्टा जी 0 हो जाता है, कल की क्लास में पढ़ा था जी हम लोगों ने। ठीक है, टिंज का मतलब होता है कलर यार, टिंज का मतलब होता है कलर है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए मेरे बच्चे। इट नहीं आना, इफ आना है। इफ लिखा, if any of the observable properties are changed then equilibrium is disturbed। क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम आया, आ गया, आपने कुछ चेंज कर दिया, लाइक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए या रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम कर दिए, या प्रेशर बढ़ा दिया या प्रेशर कम कर दिया, या वॉल्यूम कंटेनर की बढ़ा दी या कम कर दिया, अरे कुछ ना कुछ, मतलब जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। एक और बच्चे ने पूछा है, शायद नाम है आपका अयान खान, अगर कलर चेंज ना हो तो? बेटा ये ऐसी रिएक्शन, कहां गया यार, हाँ, ये ऐसी रिएक्शन थी जिसमें कलर चेंज हो रहा था, तो तुमने देख लिया। मान लो इसका कलर भी व्हाइट होता, इसका कलर भी व्हाइट होता, तो ये भी व्हाइट रहता, व्हाइट रहता, व्हाइट रहता, व्हाइट रहता। ठीक, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना बनता और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बनता, वो तो तब भी बनता, बट तुम्हें खुली आंखों से दिखता ना, बस, है ना। इसका मतलब ये थोड़ा यार, जिस रिएक्शन में कलर चेंज ही नहीं होता उसमें इक्विलिब्रियम ही नहीं आता। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि तुम अपनी खुली आंखों से इसे देख पाओगे, अरे कलर चेंज होगा, कलर है ना, बड़ी जल्दी इंसान, मतलब कि छोटे से बच्चे को भी अगर बोलोगे कि ये डार्क रेड ब्राउन है कि ये आई मीन लाइट रेड ब्राउन है, वो कहेगा हाँ जी लाइट रेड ब्राउन है यार, मतलब कि वो जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है सर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखो केमिस्ट्री का यूज आसपास आपके बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बोला किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो, है ना, बड़े छोटा सा बच्चा भी बता दे अरे हाँ भाई कलर चेंज हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, तो इसी कारण एग्जांपल वही लिया गया जिसमें कलर चेंज हो, आप देख पाए। जैसे किसी रिएक्शन में धुआं धुआं सा निकलने लगे, ठीक है, अब किसी छोटे से छोटे बच्चे को पूछ लो यार, ठीक है, कि क्या आग लग गई है, क्या धुआं निकलने लगा, वो भी बता दे हाँ भाई तो आग लग गई, मतलब कि आप समझ रहे हो, जानबूझ के एग्जांपल इस तरह से लिया गया है कि आप उसको रिलेट कर पाए। चलो आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, शायद आयान जी थे। ठीक है सर, टाइम बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ये तो आई थिंक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में बताया था, चाहे 5 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर 10 मिनट बाद भी वही रहेगा, 20 मिनट बाद भी। आप शायद क्लास को बीच में शुरू किया आप लोग, आपने वापिस आ रहे हैं। चलो आपको ना एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, कहीं वो होते हैं ना कि आई वुडेंट से कि वो किसी भी रिलीजन के होंगे, कोई रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि कहीं जानबूझ के लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, बस ये जरा कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमने कहीं एक जगह टीवी में देखा था, तो एक कोई बाबा टाइप बने हुए थे, है ना, एक अपनी जगह पे बैठे हुए थे और किसी गांव वगैरह में गए। आपको पता थोड़ा गांव के लोग थोड़ा भोले होते हैं, तो उनको मतलब कि ठगने की उनसे कोशिश कर रहे थे। ठीक है, शाबाश 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 शाबाश,
ठीक है, कि एक बच्चा पूछ रहा है चैट बॉक्स में, सर डेल्टा जी क्या होता है? बेटा कुछ भी हो, तुम अपनी नज़र उतरवाओ, आराम से घर पे बैठो बेटा, छोड़ दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो कोई बाबा वगैरह थे, ठीक है, एंड गांव वगैरह में गए और बोला कि अगर किसी के ऊपर कोई भूत पिशाच का कोई साया है तो हमारे पास लेके आओ, ठीक है। तो वो होता है ना, वो जो गर्दन घुमाते घुमाते से आते हैं, तुम्हें समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक बच्चे को लाया गया, ठीक है, सामने बिठा दिया गया और बोला गया कि इसके ऊपर भूत का साया है, ठीक है। तो पहले बाबा ने कहा नहीं, मैं पहले चेक करूंगा कि वाकई इसके ऊपर भूत का साया है कि नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, ठीक है, अपने पास बैग में एक नारियल रखा हुआ था। नारियल सबने देखा हुआ, कोकोनट जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। कोकोनट के ऊपर बाहर आपको पता है वो ब्राउन ब्राउन रंग की कवरिंग होती है उसकी, पता ही है, आप सबको पता है, ठीक है। उन्होंने नारियल लिया और उस बच्चे को बोला कि थोड़ा सा पानी पियो। पानी किसी उसके घर से लाया गया, उस बच्चे ने थोड़ा सा पानी पिया और उससे पानी का गिलास ले लिया, ठीक है। और अब बोला कि अगर इस बच्चे के अंदर भूत है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पानी इसने जूठा किया है, ठीक है, हाँ 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 हाँ, अच्छा ये किसी मूवी में भी है क्या? कोई बच्चा बता रहा है कंचना मूवी, मैंने देखी नहीं है। हाँ, चुड़ैल का साया, चुड़ैल का साया है ना। हमारे तो बैच में, यकीन बैच में लड़के कुछ ऐसे हैं, अगर इनसे बोला जाए कि चुड़ैल है चुड़ैल है चुड़ैल है, तो ये यही बोलेंगे, फिर सोच क्या रही है, चिपट जा मुझसे, ठीक है। तो ये तो अच्छा, लक्ष्मी बॉम्ब में भी है, मैंने नहीं देखी है लक्ष्मी बॉम्ब, अगर ऐसा है तो मैंने देखी नहीं है। लक्ष्मी बॉम्ब में है, कंचना में है, होगा यार होगा, तो तुम बताना वाकई जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ एग्जैक्टली है, मैंने देखी नहीं है लक्ष्मी बॉम्ब, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिया, वो पानी पिया बच्चे ने, ठीक है, और उस पानी को इसके ऊपर छिड़क दिया। जो पानी बच्चे ने जूठा कर रखा था उसको इसके ऊपर छिड़क दिया, इस नारियल के ऊपर। छिड़कते ही वो नारियल में से धुआं धुआं सा निकलने लगा, यानी कि थोड़ी देर में उसको आग लग गई उस नारियल को। ऐसा है लक्ष्मी बॉम्ब में, यस नो? है, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे तो, और अगर नहीं है, बच्चे कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ, तो मैंने देखी नहीं है। आप में से कोई कह रहा था कंचना में है या लक्ष्मी बॉम्ब में है, मैंने देखी नहीं हुई मूवी, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो ये किया क्या है, कुछ भी नहीं किया यार, ये आपके क्लास 12th की एक केमिकल रिएक्शन है, बस उसको यूज किया उन्होंने। क्या किया बाबा ने, नारियल अपने बैग में से निकाला था, ना भी निकाला होता वहां से भी ले लेते नारियल, और हाथ के अंदर छोटा सा, बहुत छोटा सा कोई पीस रखा होगा जो नजर भी ना आए, मतलब कि इतना छोटा सा पीस रखा होगा, ठीक है, किसी कागज के अंदर लपेट रखा होगा, ठीक है। किसका पीस रखा होगा, फॉस्फोरस का। कौन से फॉस्फोरस का, व्हाइट फॉस्फोरस का, ठीक है। उसको वो नारियल के अंदर छुपा देंगे, पता ना, क्योंकि इतना ज्यादा वो उसके बाहर फ्लफी फ्लफी सा होता है नारियल, कि छोटा सा पीस है, इतना सा 1-2 ग्राम का, उसके अंदर छुपा देंगे। अब करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, उसके ऊपर पानी डालना है। हम सब ने पढ़ रखा है, ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉस्फीन तो बनाता ही बनाता है। फॉस्फीन जो है वो कम्बस्टेबल नेचर की होती है, ठीक है, यानी कि जैसे ही फॉस्फोरस के ऊपर वाटर पड़ेगा, फॉस्फीन बनेगी और उसको आग लग जाएगी, ठीक है। और नारियल आसपास होगा तो आग को लगाना और ज्यादा आसान है, तो पता चल जाएगा जी, ठीक है, खत्म। जी 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 जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी जी, व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, ये वही है, बस यही है कि यार इस तरह का कोई रिएक्शन लेते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ आता है। जैसे किसी ने बोला क्या कलर वाला एग्जांपल ही क्यों लिया, क्योंकि कलर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेता जिसमें कलर चेंज ना हो रहा होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, उसमें भी इक्विलिब्रियम आएगा, बट आप लोगों को थोड़ा कम समझ आता, बस, ठीक है। जी 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 जी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, वो अवेलेबल हैं, जो
कुछ लोग उनका मिस यूज करते हैं लोगों को अपना बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 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 वापिस आ रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, दोबारा बात करते हैं आज। कोई रिएक्शन ले लीजिए, A मोल्स ऑफ A react with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन, पढ़ा हुआ है जी आप लोगों ने, डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ी हुई है, सिर्फ एक बार मैं वर्बली बता रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। एक बार लिख ही देते हैं यार, तुम्हारा कुछ नहीं पता, रिवाइज खुद ना कर रखी हो कॉपी, बाद में हमें कहें कि सर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई आपने। रेट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to active mass of reacting species। बेटा एक्टिव मास को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है जी, चलिए 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 ठीक है, इसको लिख रहा हूं बेटा, मैं इसको लिख रहा हूं मैं। ये कोई रिएक्शन है, क्या इस रिएक्शन में दो सेपरेट रिएक्शंस हो रही हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं, यस सर। बैकवर्ड में सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बनाते हैं, यस सर। ठीक है, सो रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to a की पावर a b की पावर b। ठीक है, क्योंकि जब फॉरवर्ड होता है तो a और b आपस में रिएक्ट करके c और d बनाते हैं। ठीक है सर, क्या यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यस, दैट इज kf, a की पावर a एंड b की पावर b। सर ये kf क्या है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, क्योंकि फॉरवर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू। अब क्या बैकवर्ड में क्या होगा, सी और डी आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ए और बी। तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज हुई ना, ये रिएक्ट कर रहे हैं ना बैकवर्ड में, यस सर। तो एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यस, के बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी। सर ये के बी क्या है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं बेटा, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। ठीक है, के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सबको पता है ये बात, जब भी इक्विलिब्रियम आता है, आज कम से कम 20 बार ये बात बताई गई है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो
जाते हैं। लिखो सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है। ठीक ठीक। फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये लिखा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये लिखा है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं दोनों कांस्टेंट को एक साइड में लेके जा रहा हूं और ये जो है इनको एक साइड में। बेटा हैं ये कॉन्सेंट्रेशंस। लॉ ऑफ मास एक्शन ने इन्हें क्या बोला था, क्या बोला था इनको लोगों को, एक्टिव मास। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, बेसिकली एक्टिव मास ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ डी, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जिसे एक्टिव मास ऑफ ए बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ बी, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सुनिए, KMnO4 और ग्लिसरीन से भी आग लग जाएगी जी, बिल्कुल लग जाएगी। ठीक है, अन्नू मलिक उसी से तो आग लगाता है। ठीक है, सो दैट इज रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को बेटा डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कि सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स, के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो केसी भी हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया। ठीक है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी लिख लिया हम लोगों ने। दैट इज क्या होगा, केसी की डेफिनेशन क्या होगी, ये रेशो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कशिश अरोड़ा ने पूछा सर ये तो गलत था ना, हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ए के कौन से मोल्स, कितने मोल्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, पहले ये नहीं कराते, पहले ये कराते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। सर केसी होता क्या है, केपी होता क्या है, पहले आप वो लिखिए, फिर इन दोनों का आप जो रिलेशन जो है वो आप डिराइव करिए। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले केसी, केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है सर, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर लिखा कैसे जाता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, लिखने को तो हम लिख सकते हैं केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, बट उसको डिराइव भी कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान रहे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। गैस में है, ये भी गैस में है, गैस में है, और ये भी गैस में है। के सी कैसे लिखा जाता है, अभी बताया सर आपने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशो है कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर रिएक्टेंट के नीचे, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस इज ए बी, इसका स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है सर, सिमिलरली के पी क्या होता है बेटा, जहां पर आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखी है वहां पर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखी है वहां पर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ टी,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक, दैट इज स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। सर ये पी सी क्या है? दैट इज पार्शियल प्रेशर सी का पी डी, पार्शियल प्रेशर डी का पी ए, पार्शियल प्रेशर ए का पी बी, पार्शियल प्रेशर बी का। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हम सब ने ये बात पढ़ी है, कोई भी ऐसा होगा ही नहीं क्लास में जिसने ये ना पढ़ी हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यस, क्या मैं पी ए, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ए का लिख रहा हूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी किसके हो जाएंगे? ए के हो जाएंगे सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एन ए बाई वी, ये वी उधर ले गया। यस सर। ये क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सर आपको नहीं लगता कि आपको वॉल्यूम भी ए की रखनी चाहिए, है ना? अगर नंबर ऑफ मोल्स ए के रखे हैं तो वॉल्यूम भी ए की रखो, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा। नहीं, कंटेनर की जो वॉल्यूम होती है वो सारी गैसेस की वॉल्यूम होती है ना, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। ठीक है, तो क्या पी ए किसके बराबर आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। कॉन्सेंट्रेशन यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी यही तो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलैरिटी ऑफ ए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। क्या मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को, मेरे बच्चे, ऐसे लिख सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। जैसे यहां पर बस पीबी 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 पीबी, तो ये आ जाएगा। पीसी पीसी किया होता तो ये आ जाता, पीडी पीडी किया होता तो ये आ जाता। ठीक है सर, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं। पीसी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीआरटी, पीडी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीआरटी, पीए की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एआरटी, पीबी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीआरटी। केपी, जहां पर पीसी था उसकी जगह क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी। पावर स्मॉल सी था, स्मॉल सी था। कॉन्सेंट्रेशन जहां पे डी था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, सॉरी पी डी था, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। पावर पता ही है, स्मॉल स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज डी। थोड़ा नीचे लिखता हूं उसको क्योंकि ऊपर नजर नहीं आ रहा बच्चों को। लिखना वही है, बस थोड़ा नीचे ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान से देखना, ये चारों को ऐसे लिख रहा हूं, लिख दो सर। न्यूमिनेटर वाले दोनों को इधर लिख दिया, डिनोमिनेटर वाले दोनों को इधर लिख दिया, लिख दिया सर। जो ऊपर है आर टी, क्या आर टी की पावर को ऐसे लिख सकता हूं? सी प्लस डी। यस। नीचे आर टी की पावर को ए प्लस बी लिख सकता हूं? यस। क्या बेटा ये इतना सा हिस्सा, ये क्या ये के सी बन गया? यस सर, ये के सी बन गया, यही तो है के सी। सो के पी इज इक्वल टू, ये रहा के सी, ऊपर क्या आ जाएगा? आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। क्या मैं इस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन जी लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी आपने सिखाया है कि डेल्टा एन जी क्या होता था? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, दैट इज एनपीजी माइनस एनआरजी। एनपी, ये एनपीजी तो है, दिस इज एन पी जी, ये है एन आर जी। ये देखो, एनपीजी यही तो होगा, सी प्लस डी, एन आर जी यही तो होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब ये मत कहना एनपीजी किसे बोलते थे, एनआरजी किसे बोलते थे, इसका मतलब आपने लास्ट चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है।
ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, डिराइव करने का कोई मकसद था नहीं, बस वही है कि थोड़ा सा आपको एक फील गुड फैक्टर्स आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केपी कैन बी इक्वल टू केसी। वैसे केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है? केपी इक्वल टू केसी, आरटी की पावर क्या होता है? डेल्टा एन जी। ठीक, क्या केपी और केसी कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? यस, अगर आरटी की पावर जीरो आ जाए, आरटी की पावर जीरो आ जाए, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। आरटी की पावर जीरो मतलब ये वन हो जाएगा, तो क्या केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे? हाँ, इक्वल हो जाएंगे। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा एन जी जीरो कब आएगा? डेल्टा एन जी जीरो कब आएगा? आई जितने मोल्स प्रोडक्ट के हैं गैस में, उतने ही मोल्स रिएक्टेंट के हैं गैस के। बेटा प्रोडक्ट में गैसेस मोल्स है 5, रिएक्टेंट में भी गैसेस मोल्स है 5, तो 5 माइनस 5 क्या आएगा? जीरो। आरटी की पावर जीरो, आरटी की पावर जीरो, वन हो जाएगा। तो इसका मतलब केपी किसके बराबर आ जाएगा? केसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है, नो गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। सर क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? भाई रिएक्टेंट में कोई चीज गैसियस है ही नहीं, या तो सॉलिड है या लिक्विड है या एक्वस है, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई चीज गैसियस है ही नहीं, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, ठीक है, बट गैसियस नहीं है। तो एनआरजीबी कितना होगा? जीरो। एनपीजीबी कितना होगा? जीरो। जीरो माइनस जीरो कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक 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 ठीक। एक बच्चे ने बोला है, सौम्यदीप साहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक के इक्वल होंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नो गैसियस, ये नो लिखा है, नंबर नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं पता। नो गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट। क्या ऐसा करने से भी डेल्टा एन जी जीरो आएगा? यस, जैसे डेल्टा एन जी जीरो आएगा, केपी और केसी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आरटी की पावर जीरो हो जाएगा। आरटी की पावर जीरो क्या होता है? वन। ठीक है। एक टेम्परेचर भी लिखना था, बट मेरे को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर है क्या? नहीं, कैलकुलेटर तो नजर नहीं आ रहा, तो फिर मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं। है तो 0.12, बट एक बार जरा मैं ना कैलकुलेट कर लूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ये रहा। 0.012 इंटू 0.0821, नहीं 0.12 इंटू 0.0821, 12 इंटू 0.0821, हाँ 12 है वो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। टेम्परेचर इज इक्वल टू 12 केल्विन, तब भी आरटी की पावर, सॉरी, आरटी वन के इक्वल होगा। सर कैसे? करके देख लेते हैं। आर इंटू टी, क्या आर की वैल्यू ये 0.0821? यस, इंटू 12, यस। ये अप्रोक्सीमेटली करके देख लेना, 0.98 समथिंग आ रहा है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली वन रख सकते हैं। हाँ, वन रख सकते हैं। अब देखो जरा, केपी किसके बराबर होता है? के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बेटा अगर आर टी वन के इक्वल आ गया, अब डेल्टा एन जी कुछ भी हो, +1 हो, -1 हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, वन की पावर कुछ भी हो, वो वन ही होता है हमेशा। वन की पावर कुछ भी हो, हमेशा वन ही होता है। एज आर टी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब केपी किसके बराबर आ जाएगा? केसी के इक्वल आ जाएगा। क्या आपको पता चल गया केपी और केसी कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल नहीं होते? ठीक है जी।
एक कह रहा है जी केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट पढ़ते थे, कौन सी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी, वो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ रहे हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर सब कुछ टाइम से लेना देना था। कितना प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा बनेगा कम बनेगा, अगर कम बनेगा उसको मैं ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, ज़्यादा बनेगा उसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब प्लीज आगे देखिए। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब सबको पता है एनपीजी की वैल्यू ज्यादा होगी, एनआरजी की वैल्यू कम होगी। लाइक एनपीजी मान लो 5 है, एनआरजी 2 है, तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी। हाँ सर क्लियर है, केपी इज ग्रेटर देन केसी को बताने वाली बात उसमें है ही नहीं। ठीक है ना, केपी किसके बराबर होता है, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। आरटी की पावर जो भी है वो पॉजिटिव में है, लाइक +1 +2 +3। केपी केसी से बड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज को, पता नहीं अब इतना भी सिंपल बेसिक आईक्यू है कि नहीं है, आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो जो भी केपी की वैल्यू आएगी वो केसी से ज्यादा आएगी ना। हाँ सर, केसी को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक 5 से 10 से 12 से, तो जो भी केपी की वैल्यू आएगी वो केसी से तो ज्यादा ही आएगी। केसी की जो भी वैल्यू थी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू बढ़ जाती है। केपी की जो भी वैल्यू, सॉरी केसी की जो भी वैल्यू थी उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, तो केपी इज लेस देन केसी आएगा। सर कैसे, फिर वही यार, ये लेस देन जीरो है, मान लो -1 है, मान लो -2 है, मान लो -3 है, तो क्या ये डिवाइड में आ जाएगा ना। आरटी की पावर 3 था, सॉरी -3 था, वो आरटी का क्यूब नीचे आ जाएगा, तो केपी की वैल्यू केसी से नीचे कम हो जाएगी, क्योंकि केसी को आप डिवाइड कर रहे हो किसी से, किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। सो केपी इज लेस देन केसी लिखा ही हुआ, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो आया तो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। चलिए 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 चलिए, ठीक है। सर लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में डिफरेंस, ये कम से कम 30 बार बताया जा चुका है केमिकल काइनेटिक्स में। उसकी क्लासेस अगर आपने ली होंगी मेरे बच्चे तो आपको पता होगा, कम से कम 30 बार। चाहे एक एक वीडियो को वॉच कर लेना, बट तुम करोगे नहीं, क्योंकि कर ली होती तो ये बात पता होती। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं बेटा आप लोगों को। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मैंने लेट ज्वाइन किया है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा, सीधा इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नीट एग्जाम के लिए कुछ बोल दो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यस। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोचा था आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कराएंगे, बट रहने देते हैं आज ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना ही कर लो आज। जैसे जैसे आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो इन बातों से तो पता चल रहा है कि रिवीजन का से आप बहुत ज़्यादा दूर चल रहे हैं, तो एक क्लास में इतना ही बहुत है। कल की क्लास को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है।
ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल की क्लास आई थिंक, अब 2 क्लासेस और बची हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, आयनिक नहीं, आयनिक की तो बहुत सारी क्लासेस लगनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे ख्याल से हम 2 क्लासेस में अगर पूरी जी जान लगा देंगे तो खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड दोनों क्लासेस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वेडनेसडे है ना, यस, यानी कि एक थर्सडे होगी और एक क्या होगी, फ्राइडे होगी, ठीक है। दोनों क्लासेस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि कोई आप क्लास मिस ना करें। अगर आप नीट के एग्जाम के कारण एक आध दिन नहीं क्लास ले पाएंगे, दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से तो आपको क्लास लेनी चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का समरी करा दीजिए। आपको पता है समरी क्लास में जनरली सैटरडे को ही लेता हूँ, तो वो सैटरडे ही लूंगा ना, वो मैं बीच में अपनी क्लास को डिस्टर्ब जनरली नहीं करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल की क्लास को रिकॉर्डेड ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कराना है, ठीक है, तो रिकॉर्डेड ही रखने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। फ्राइडे को छुट्टी है? किस बात की छुट्टी है फ्राइडे को? क्या है फ्राइडे को ऐसा, हमें भी बताओ। छुट्टी पे देखो हमारे चेहरे पे चमक कैसे आती है। छुट्टी नहीं है फ्राइडे को किसी चीज़ की, आई डोंट थिंक सो। गणेश चतुर्थी की, आई डोंट थिंक सो ये छुट्टी देंगे गणेश चतुर्थी की, आई डोंट थिंक सो, बाकी मुझे पता नहीं है। आप देखो उस कैलेंडर में जो आपको छुट्टियों का कैलेंडर मिला होगा, क्या उसमें लिखा हुआ है क्या? क्या उसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। हाँ छुट्टी नहीं होगी मेरे ख्याल से, बाकी पता नहीं, बाकी मुझे पता नहीं है, ठीक है। होगी तब भी पता चल जाएगा, नहीं होगी तब भी पता चल जाएगा, अभी काय की टेंशन लेनी है, ठीक है। नो हॉलीडे, हाँ जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मेरे को भी लग रहा था नहीं हॉलीडे, हॉलीडे नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी। जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज ज़रूर करके आइएगा, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाई है हमने, ठीक है। कल की क्लास का लेवल बहुत अच्छा होगा, इसको आपने रिवाइज कर रखा होगा तो कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा आसान लगेगी आपको। एंड कल क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक कराए जाएंगे जो कुछ टफ तो करने करने होते हैं हर क्लास में, ठीक है, बट कुछ कल ऐसे टॉपिक्स कराए जाएंगे जो आसान भी हैं और नीट में बहुत ज्यादा आते भी हैं, है ना, उस बात को जरा ध्यान सुनिएगा, आसान भी है और नीट में भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करिए, ठीक है। एक जना पूछ रहा है हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन 2 days। मेरे को ये पता है, बट मैं ये तुम्हें बताऊंगा जब तुम एग्जाम हॉल में एंटर करने वाले होगे ना, उससे सिर्फ 2 मिनट पहले, 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी नीट का क्या करिए जी, जितना आपने पढ़ रखा है ना चारों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सिर्फ वही रिवाइज करके चले जाइए। अगर जितना पेपर उसमें से आया और आपने अटेम्प्ट कर लिया और आप रिवाइज करके गए हो, कंडीशन तो वही है ना, आप रिवाइज ही नहीं करके गए तो कहां से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर जितना भी पेपर उसमें से आया और आपने सारा अटेम्प्ट कर लिया तो वो भी आप लोगों के लिए एक अचीवमेंट है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है, बता दिया जी अभी वाली नीट का क्या करें, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, मिलते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है, ठीक है।